तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम बैक टू दिस चैनल मृत्युंजय क्लासेस औरंगाबाद। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप सभी बच्चों के लिए ढेर सारे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाले हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आज के इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं और इन सारे क्वेश्चंस का यहाँ सटीक आंसर प्रोवाइड किया गया है सो दैट यू कैन इंप्रूव योर आंसर राइटिंग एंड गोट बेस्ट मार्क्स इन फिजिक्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स due to two positive charges। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 2 पॉजिटिव चार्ज है और 2 पॉजिटिव चार्ज के वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम जो होता है वो बिल्कुल इस तरीके का होता है। ठीक है, ये डायग्राम आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है ना बच्चे लोग, ठीक है बच्चे लोग, समझ में आ गया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। बात समझ गए। तो ये बन गया आप लोग क्यूट सा बच्चों के लिए 2 पॉजिटिव चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब क्या करना है सर, इसे रट जाना है? नहीं बच्चे, अगर देखो डायरेक्टली तुम रटना चाहो तो तुम रट लो और नहीं तो फिर समझने के लिए बने रहिए मेरे साथ। आ जाइए बच्चे। तो देखिए 2 पॉजिटिव चार्ज है और इसके चलते आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करनी है। तो मैंने आप लोगों को बताया था बच्चे कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको बनाना है, ड्रा करना है उसका डायग्राम, तो आप क्या कर लो, एक सिंगल यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्री छोड़ दो और जिस पाथ से हो करके वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उसी पाथ को उसी रास्ते को क्या बोल देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हमने क्या किया, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहां पे लाके रख दिया। तो बताइए ये पॉजिटिव चार्ज इसको किधर की ओर रिपल्सन करेगा, रिपेल किधर की करेगा, इस डायरेक्शन में करेगा। ये चार्ज इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, ये ऐसे ट्वी। ठीक है, और ये चार्ज भी तो इसको रिपेल करेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो ये क्या गया, इसको रिपेल किया ट्वी, ये किया इधर से ट्वी और ट्वी ट्वी मिल करके 2 गो ट्वी ट्वी बच गया। तो डायरेक्शन क्या होगा, ये ऐसे, तो डायग्राम बन जाएगा ऐसे। ठीक है ना, दोनों फोर्स का इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए, अब चूंकि हमें पता चल गया कि डायग्राम इस तरीके का बन रहा है तो बाकी सिमिलरली मैं डायग्राम वैसे ही ड्रा कर दूंगा। बात समझ गए। चलिए ठीक है, उसके बाद ऐसे भी आप ड्रा कर सकते हो बच्चे लोग। ठीक है, चलिए अब क्या करता हूं मैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां पर रखता हूं और ये क्या करेगा, ये इधर इसको रिपेल करेगा और ये चार्ज भी इसको रिपेल करेगा। अगर ये सिंगल चार्ज इसको रिपेल करेगा तो डायरेक्शन क्या होता, बिल्कुल स्ट्रेट होता बच्चे। बट सिंगल चार्ज रहता तब ना, ये चार्ज फोर्स लगा रहा है, साथ में इसके ये भी चार्ज फोर्स लगा रहा है और दोनों चार्ज वही बात, ये फोर्स लगाया ट्वी, ये फोर्स लगाया ट्वी और दोनों फोर्स लगाएगा तो डायरेक्शन ऐसे ना होकर के मुड़ जाएगा डायरेक्शन। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम कैसे बन जाएगा, इस डायरेक्शन में बन जाएगा। अब ये बन गया तो सिमिलरली एक डायग्राम अगर मुझे पता चल जाए तो बाकी डायग्राम तो हम लोग बना ही लेंगे। तो ऐसे आप बना सकते हो। ठीक है, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो बच्चे लोग, समझ गए। चलिए अब दूसरा पॉजिटिव चार्ज को मैं यहां पर रखते हुए देखता हूं। अगर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मैं यहां रखूं तो क्या होगा, उसी प्रकार से होगा। अगर ये क्या होगा, इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा,
लेकिन ये भी है, ये भी इसको इस तरफ रिपेल करेगा फोर्स लगा करके, और दोनों फोर्स का इफेक्ट होगा तो ये इसका डायरेक्शन वो हो जाएगा, टर्न कर जाएगा। अब इसका डायग्राम, एक का डायग्राम हमें पता चल गया, तो बाकी क्या करेंगे, वैसे ही ऐसा ऐसा लाइन खींच दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख के देख लो तो क्या आएगा, ये इसको रिपेल करेगा। अगर सिंगल चार्ज रहता तो ये इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर धक्का देगा, और धक्का देगा तो इसका डायरेक्शन सीधा ना हो करके ये जो होगा, ठीक है, टर्न कर जाएगा। तो इस वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम जो देख रहे हैं ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में। आप चाहे तो अब देखो ना, जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज रख के देखो, यहाँ पर क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, बट ये भी तो इसको रिपेल करेगा, तो ये किस पाथ से होकर मूव करेगा। तो बताओ, अगर ये सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज अगर रहता तो ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है, लेकिन ये भी रिपेल कर रहा, अब ये भी तो है बगल में मौजूद ना, तो ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, और दोनों का रिपल्सन फोर्स से इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, टर्न कर जाएगा। और जब डायरेक्शन टर्न करेगा तो डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। अब एक चीज हमको पता चल गया तो सिमिलरली तो हम लोग बना ही लेते हैं, तो इस वजह से नीचे भी आप कर सकते हैं बच्चे। तो इस तरह से डायग्राम बनकर आपका तैयार हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू नेगेटिव चार्जेस। अभी क्वेश्चन क्या कर दिए बच्चे लोग, तो अभी जो है आपको दो नेगेटिव चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायग्राम बताना है। तो ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले तो मैं इसको इरेज करूंगा और उसके बाद डायग्राम बताऊंगा। तो चलिए, ये मैंने इसे किया इरेज। सर हम लोग तो उतारे ही नहीं थे, बस जल्दी से वीडियो को पॉज कर लिया करो और नोट कर लिया करो, ठीक है। तो चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है क्या, ड्रा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू नेगेटिव चार्जेस। 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ पर दिया हुआ है, एक दिया हुआ है नेगेटिव चार्ज, दूसरा भी इसके बगल में नेगेटिव चार्ज, दोनों जो है सेम आपको बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो क्या करेंगे, मैंने तो बताया है, ठीक है। पहले देखो डायग्राम, अगर आपको रटना है तो सीधे रट लो। क्या करेगा, ये जो होगा क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये ऐसे ऐसे आप लोग डायग्राम बना लो। कैसे बना लो, डायग्राम बना लो, ठीक है। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, और सबका एरो का साइन, मतलब जो डायरेक्शन होगा वो नीचे के डायरेक्शन में होगा, मतलब इस पर मिलता हुआ आएगा। और ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये क्या होगा, इस तरह से होगा। समझ रहे हैं। चलिए, तो डायग्राम तो हम लोग बना लिए। एरो का साइन हमेशा इनवर्ड होगा बच्चे लोग। एरो का साइन कैसा होगा, इनवर्ड होगा। यहाँ पे हम लोग रखें तो पॉजिटिव चार्ज होगा, इस तरफ से इंटर करेगा, यहाँ पर चाहे तो ऐसे आ जाएगा। तो ये आपका हो गया डायग्राम, इसको आप रट लीजिएगा। इसको आप क्या करो, ऐसे ज़्यादा बेंड इस डायरेक्शन में कर लो, ठीक है ना, ज़्यादा बेंडिंग इस डायरेक्शन में कर लो, ज़्यादा सुंदर लगेगा देखने से। समझ में आ रहा है बात। चलिए, हाँ ठीक है। तो चलिए, अब बात रही इसको समझने का कि हम लोग जो है इसको समझेंगे कैसे। रटने की बात रही तो आप लोग तो रटने में तो माहिर आदमी हो, लेकिन फिर भी हम लोग समझते हैं। तो देखिए, ये निगेटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है। तो मैंने बताया आपको कि जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने हो तो आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए फ्री छोड़ दीजिए, और जिस रास्ते से होकर, जिस पाथ से होकर वो फ्री मूव करेगा, उसी पाथ को, उसी रास्ते को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलेंगे हम। तो चलिए, मैंने क्या किया, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया, और ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, चलो मैं और भी ऊपर ले लेता हूं, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मैं ले लिया और ये यहां पर रख के फ्री छोड़ दिया। अब ये मूव करने के लिए फ्री है, तो मैं इसके पाथ को गौर से देखूंगा, इसका पाथ क्या है,
समझे? तो देखो ये निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये बोलेगा आजा आजा आजा, ठीक है, और ये तो अपने तरफ बोलेगा कि उधर मत जा, इधर भी आ जा। तो ये फोर्स इधर लगा रहा है और ये फोर्स इस डायरेक्शन में खींच रहा है, तो भाई इसको दोनों बुला रहा है, तो क्या करेगा, जाएगा, इस तरफ भी जाएगा, इस तरफ भी आएगा, लेकिन मेनली यहां पर आएगा क्योंकि ये चार्ज इसके क्लोज है। तो ये जो है डायरेक्ट सीधा न आकर के ये यहां पर घूमते घूमते आएगा, ठीक है, क्योंकि उसके भी फोर्स का इस पर इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अब आएगा, इसलिए डायरेक्शन हम लोग कैसे देंगे, इस डायरेक्शन में देंगे। एरो का साइन कैसे दिए, इस डायरेक्शन। अब चलो एक चीज हम लोग जानेंगे, एक डायग्राम बना लिए तो बाकी जो होगा सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही कर देंगे। सिमिलरली हम लोग बिल्कुल उसी तरह से ऐसे ऐसे डायग्राम हम लोग क्या करेंगे, बना लें। ये हो जाएगा सिमिलरली उसी तरीके से बना लो, समझ में आ रहा है। चलिए अब मान लो यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज को रखा, तो फिर बात वही हुआ, ये माइनस चार्ज इसको बोलेगा आ जा, और ये बोलेगा नहीं नहीं इधर मत जाओ, मेरे पास आ जाओ। अब दोनों, ये इसको इधर फोर्स लगा रहा है और ये इसको इधर की ओर फोर्स लगा रहा है, तो ये सीधा न जा करके ऐसे मुड़ते हुए जाएगा। अब इसका रास्ता इधर हो गया। अब एक डायग्राम बन गया, तो क्या करेंगे, बाकी डायग्राम तो हम लोग बनाने में आगे हैं, ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हो जाएंगे। और भी अगर इसके तरफ देखना चाहो तो क्या हो जाएगा, डायग्राम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल। वहां पर क्या होगा, टर्मिनेट होगा। अगर नहीं समझ रहे तो फिर से देख लो ना बच्चे, मैंने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को रखा, ये क्या करेगा, इधर इसको अट्रैक्ट करेगा और ये खींचेगा अपना तरफ, ये इसको बोलेगा कि मेरे तरफ तुम आ जाओ, तो देखो इसके तरफ नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि क्लोजर चार्ज जो है ये निगेटिव चार्ज है, ये इससे दूर है, तो जाएगा तो यहीं पे, लेकिन इसके फोर्स का भी इफेक्ट पड़ रहा है, तो थोड़ा सा यू टर्न मारते हुए जाएगा, घूमते हुए जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो डायग्राम कैसे बन गया, ये बन गया ऐसे, ठीक है। और इस जब एक डायग्राम पता चल गया तो बाकी डायग्राम जो है हम लोग जो है सिमिलरली बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख करके, ये बोलेगा आजा, ये बोलेगा आजा, ठीक है, और ये भी बोलेगा नहीं नहीं मेरे तरफ आजा, तो क्या बता, इधर आएगा कि इधर आएगा, ठीक है। तो देखो आएगा तो यहीं पर, क्योंकि ये चार्ज यहाँ से क्लोजर है, बट इसके फोर्स का भी इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए ये डायरेक्ट सीधा न आकर के ये कैसे आएगा, घूमते हुए यहाँ पे आएगा। कैसे आएगा, बिल्कुल घूमते हुए ऐसे यहाँ पे इन करेगा, ठीक है। अब एक डायग्राम जानेंगे तो बिल्कुल सेम ऐसे करके आप लोग बोल दो, ठीक है। इसी तरह से आप चाहें तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। और सेम अगर यहाँ पे चार्ज रखेंगे तो बात समझ लीजिए, ये होगा डायरेक्ट एंट्री ऐसे। अब प्लस ये जो माइनस है इसको डायरेक्ट अट्रैक्ट किया, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये सीधा ना जा करके हल्का बेंड करके जाएगा। अब एक डायरेक्शन जान गए तो बाकी जो होगा इसी तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू निगेटिव चार्जेस। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हो गया, इरेज करें। चलिए तो फिर तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। 2 मार्क्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो चलिए जानना चाहते हैं आप लोग। जी सर, जानने का तो ये मन है नहीं, लेकिन एग्जाम है तो सर मजबूरी है, तो आ जाइए। एग्जाम है तो है मजबूरी, इसलिए जानना है इसको जरूरी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, मैं इसे पहले डिफाइन करता हूं। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग
passing perpendicularly or normally through a surface placed in an electric field। ठीक है, उसके बाद आप लिखिएगा इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, पहले मैं बता दूं इसको कैसे डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय फाई। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब सर जब इसे फाई से डिनोट करते हैं तो जानना चाहेंगे कि इसका फार्मूला क्या होगा। तो फाई का फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। आप फार्मूले के जगह लिख सकते हैं, चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो ई डॉट ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात रहा अब किसका, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसे डॉट प्रोडक्ट से डिनोट किया गया है बच्चे लोग। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम लोग एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट क्या होगा, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है ई डॉट ए और इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स का यूनिट क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अब चलो ये एक ऐसा यूनिट हुआ। दूसरे तरीके से आप ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं, क्योंकि फ्लक्स का फार्मूला ई डॉट ए होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऐसा यूनिट होता है बच्चे आप सभी जानते हैं वोल्ट पर मीटर भी होता है। क्या होता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है। और एरिया का फार्मूला होता है मीटर स्क्वायर, मतलब ऐसा यूनिट एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। तो यहां पर हो गया वोल्ट पर मीटर, ये हो गया मीटर स्क्वायर, पर मीटर मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा वोल्ट मीटर। ठीक है, तो चलिए इतनी बात को मैं बताया, अब मैं समझा रहा हूं आखिर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। एकदम अच्छे से समझेंगे, एकदम दिल में उतर जाएगा दिमाग से। ठीक है, तो चलो, तो बात है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो ऐसा करो कि कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का फिगर आपके सामने नजर आ रहा है। और यहाँ पे ढेर सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पास कर रहे हैं, ढेर सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस एरिया। अब बोला गया कि इसमें कोई एक सरफेस रखा गया है। क्या रखा गया है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, ई है, और इसमें एक सरफेस रखें जिसका एरिया कितना है, ए है। तो बोला गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिफिनेशन से कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसमें तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ढेर सारा होगा और हाँ सारे डायरेक्शन में होंगे। और मान लिया जाए इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी सरफेस रखा जाए, तो इस सरफेस से होकर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेंगे जो इसके परपेंडिकुलर पास कर रहा। मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए कोई सरफेस से परपेंडिकुलर या नॉर्मली पास करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाता है। बात समझ में आया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू ए सरफेस, कोई भी सरफेस से, एक सरफेस है ऐसे करो, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, कैसे, परपेंडिकुलर पास कर रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू ए सरफेस प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है ना, सरफेस प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बात समझ में आया बच्चे लोग। अब चलिए फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं भैया, फाई से डिनोट करते हैं। ये कैसा क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है। फार्मूला आप लोग जान गए, डॉट प्रोडक्ट ई डॉट ए। इससे भी पता चलता है कि ये डॉट प्रोडक्ट है तो ये स्केलर क्वांटिटी ही होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से हम सभी क्या करते हैं, स्केलर क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा यूनिट भी जान गए। दो ऐसा यूनिट आपको याद रखने, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर एंड सेकंड इज वोल्ट मीटर। तो ये क्वेश्चन हो गया
इंड खत्म। अब चलिए तो इसको आप नोट करें जल्दी से, मैं सामने हट गया हूं, जल्दी से वीडियो को पॉज करें और नोट करें। ठीक है बच्चे, हो गया। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब हम जान गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्टेटमेंट ऑफ गाउस थ्योरम। अरे गाउस कौन था सर? ये गाउस जो था कौन था? ये गाउस जो है एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने एक रूल दिया और उसी को बोला जाता है गाउस थ्योरम। गाउस थ्योरम। तो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, राइट द स्टेटमेंट ऑफ गाउस थ्योरम। गाउस थ्योरम का स्टेटमेंट। ठीक है, ये 2 मार्क्स में पूछता है बच्चा लोग। तो देखिए स्टेटमेंट क्या लिखेंगे आप? स्टेटमेंट लिखना है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस placed in an electric field is 1 by epsilon naught time of 1 by epsilon naught time of total charge present inside it। इट का मतलब कौन सा? क्लोज सरफेस। सुन लीजिए, दैट इज गॉस का थ्योरम का स्टेटमेंट है कि फ्लक्स जो होता है टोटल अंदर में प्रेजेंट चार्ज का 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है। ठीक है, यानी आप लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी of free space और वैक्यूम। बात समझ रहे? तो चलिए ये स्टेटमेंट देखिए, जब आपसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो काफी सटीक आंसर आपको लिखना है और वो आंसर इतना ही है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं लिखना है, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं लिखना है। तो चलिए आइए इसको समझते हैं। आखिर गॉस साहब ने क्या कहा? उन्होंने बताया क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो उन्होंने गॉस थ्योरम ने हमें एक्सप्लेन करके क्या बताया? हमें बताया कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में, देखो मैं इस डायग्राम को मिटा दिया, प्लस वाले चार्ट को हटा दिया, ये समझो क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसमें ढेर सारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल पास थ्रू दिस एरिया। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगे पास करेंगे। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज कर लीजिए कि मैंने क्या किया, क्लोज सरफेस लिया। ध्यान देना, ये क्लोज सरफेस है और ये कहां पे है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर में प्लस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में एक क्या लिए हम लोग? एक क्लोज सरफेस ली। क्लोज का मतलब चारों तरफ से बंद सरफेस लिया, चारों तरफ से क्या है? बंद है, क्लोज है। ठीक है, अब चलिए इसके अंदर क्या है? प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है। सपोज कर लीजिए इसके अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है? किसके अंदर? ये क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है? तो क्यू चार्ज प्रेजेंट है। तो गॉस साहब ने बताया हमें कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई क्लोज सरफेस रखा जाता है तो इस क्लोज सरफेस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बच्चे लोग गौर से सुन लो, पॉइंट को नोट करो, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई क्लोज सरफेस ऐसे रखा हुआ है तो उससे पास करने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके भीतर प्रेजेंट टोटल चार्ज का 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है। वंस अगेन बच्चे, ठीक है, फिर से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई
क्लोज सरफेस रखा हुआ है, तो इस क्लोज सरफेस से पास करने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्लोज सरफेस के भीतर प्रेजेंट टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो बोला जाए देखो इसके अंदर से, देखो ये जो क्लोज सरफेस है इसके अंदर से इससे पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना मान ले, अगर हम फाई मान ले तो ये जो फ्लक्स होगा उसके भीतर प्रेजेंट चार्ज Q का, भीतर प्रेजेंट चार्ज Q का कितना गुना होगा, 1/ε0 गुना होगा। यानी फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चे लोग, 1/ε0 टाइम इंटू Q, ये हो जाएगा फॉर्मूला, फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0। ठीक है, जहां ε0 क्या है, ε0 एक कांस्टेंट होता है जिसको बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम। उम्मीद करते हैं ये काफी अच्छा सा समझ में आया होगा आप लोगों को। तो चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है आज का पांचवा क्वेश्चन। सभी बच्चे एकदम इंतजार कर रहे होंगे, सर आज का पांचवा क्वेश्चन क्या है, जल्दी से बताइए सर, हमें एग्जाम की बेस्ट तैयारी करनी है। तो चलिए, तो पांचवा क्वेश्चन आपके लिए है 5th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो भी क्वेश्चन मैं 2 मार्क्स में ला रहा हूं बच्चे लोग, वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए सभी क्यूट बच्चों से, प्यारे प्यारे बच्चों से, ठीक है, ये उम्मीद करता हूं मैं ये सारे क्वेश्चंस को आप एकदम से दिमाग में सेव कर लेना। तो चलो, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो डेट, देखो यहां पे इसका डिफिनेशन मैं बताता हूं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस in an electric field upon which the value of electric potential is same at every point, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इज सेम एवरीवेयर। ठीक है बच्चे लोग, बस ठीक है, आपको डिफिनेशन में ये एकदम सटीक डिफिनेशन आपको लिखना है। अब देखो मैं इसे समझा रहा हूं, अच्छे से समझना आखिर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। ठीक है बच्चे लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा। अगर मान लिया जाए ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इस पॉजिटिव चार्ज का आप लोग जान रहे हैं कि अपने अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा तो देखो मान लो, सपोज कर लो कि ये जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इतना दूर तक ये अपना फील्ड बना है। कितना दूर तक, इतना दूर तक फील्ड बना है, समझ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब बताओ कि जब ये चार्ज है तो इस चार्ज से, अगर हम पॉइंट को अच्छे से समझते रहिएगा बच्चे लोग एकदम गौर से, अगर ये चार्ज है और इससे क्या किया, मैं 5 सेंटीमीटर इस तरफ गया, 5 सेंटीमीटर इधर 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 गया, तो अगर हर डायरेक्शन में मैं 5 सेंटीमीटर जाऊं तो आप ही लोग बताना, मैं कुछ नहीं बताने वाला हूं, आप ही लोग बताना कि क्या 5-5 सेंटीमीटर हर एक पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है, पॉजिटिव चार्ज से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो क्वेश्चन है कि क्या इन सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल हाँ सर, क्योंकि
ऑल पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ये सर सारे जितने पॉइंट है उन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि सारा पॉइंट जो है इस पॉजिटिव चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो अगर मैं इस सारे पॉइंट को मिला दूं, सारे पॉइंट को मिला दूं, तो क्या बन जाएगा बच्चा, एक क्या हो जाएगा, एक सरफेस बन जाएगा, ये एक प्लेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सरफेस बन जाएगा, गोल सा सरफेस। जैसे देखो क्या कर लो, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा सा एकदम अच्छे से फीलिंग लो, समझो बात को, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और इस पॉजिटिव चार्ज के 5 सेंटीमीटर में इधर गया, 5 सेंटीमीटर आगे की ओर, 5 सेंटीमीटर इस तरह बाएं, 5 सेंटीमीटर नीचे, 5 सेंटीमीटर मेरे तरफ, 5 5 5 5 डिफरेंट डायरेक्शन में। तो ये जो है सारे पॉइंट को मिला लो, सारे पॉइंट को अगर आप मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, एक स्फीयर टाइप का बनेगा। और इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पर, इस सरफेस के, स्फेरिकल सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा। और उसी सरफेस को इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोल रहा है, मतलब एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, नाम से ही बच्चे लोग देख लो, इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल जान ही रहे हो पोटेंशियल, तो इक्वी पोटेंशियल का मतलब, इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू इक्वी माने इक्वल हो। तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया सर। तो चलिए और भी मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो चलो देखो, इसको मैं फट से इरेज कर दिया, ठीक। अब बोला यहाँ से एक सरफेस लिया है ना, और ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, सारा जितना भी पॉइंट है सब कितना डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे। तो बताइए सभी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। मान लेते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इसके सरफेस के किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर सबका पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट, ठीक है। तो 10 वोल्ट पोटेंशियल यहाँ भी होगा, 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 यहाँ भी होगा। अगर मान लेते हैं कि हम लोग क्या किए, एक दूसरा सरफेस लिए और इसके अगर एक पॉइंट पर पोटेंशियल 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट, तो इसके बाकी जितने भी पॉइंट होंगे सभी का पोटेंशियल कितना होगा, 20 वोल्ट होगा। अगर मैं क्या करूं, इस चार्ज के चारों तरफ एक और इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाया और यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू, अगर सुन लो, माइनर मिस्टेक, माइनर मिस्टेक, माइनर मिस्टेक, ठीक है। देखिए जैसे जैसे ना, देखिए यहाँ पर 50 वोल्ट है तो क्या होगा, हर जगह 50 वोल्ट होगा। यहाँ पर अगर 30 वोल्ट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 30 वोल्ट, हर एक पॉइंट पर 30 वोल्ट होगा। यहाँ अगर 10 वोल्ट एक पॉइंट का पोटेंशियल है तो इसके किसी भी पॉइंट पे, चाहे यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। अब बोले सर, आप अभी बोले माइनर मिस्टेक की बात, कहाँ पर माइनर मिस्टेक दिखाई दे दिया सर, हमको तो कुछ ही नहीं दिखाई दिया। तो देखो जैसे जैसे चार्ज के नज़दीक जाइएगा वैसे वैसे पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इधर क्या होगा, ज़्यादा पोटेंशियल होगा, दूर जाएंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। सर वो कैसे सर, अरे बच्चे आ जाओ, याद रखो पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको याद होगा, KQ/R होता है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस ज़्यादा होते जाएगा, जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे वैसे वैसे क्या होते जाएगा, आर का वैल्यू बढ़ते जाएगा ना, दूर होते जाएगा तो आर का वैल्यू बढ़ेगा, पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। सर समझ में आ गया। तो चलो ठीक है, नोट कर लो इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टीज लिखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ, राइट द, इसको पूरे को मिटा दो, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस।
इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रॉपर्टीज को लिखना है। तो चलो 2 मार्क्स में मैं ढेर सारा प्रॉपर्टीज बता रहा हूं और आपको जो भी प्रॉपर्टीज पसंद होंगे उनमें से 2 प्रॉपर्टीज आपको लिखना है, सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज, 2 मार्क्स में 2 प्रॉपर्टीज और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? तो सर फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हम लोग सभी लोग जानते हैं, हम लोग सभी बच्चे लोग जानते हैं। क्या सर? तो क्या सर, फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने बताया आपको कि on equipotential surface, on equipotential surface, on equipotential surface, the value of electric potential, the value of electric potential is same at every point, at every point पे वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? चलिए दूसरा क्या हो जाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सर क्या क्या बोल रहे हैं सर? इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना? चलिए कैसे, मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब मैं बता रहा हूं कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज perpendicular to the equipotential surface, ठीक है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। चौथा प्रॉपर्टी मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को कि द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या फोर्स बोल लो, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स टू डिस्प्लेस ए यूनिट चार्ज या ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, one point to another point on equipotential surface is 0। क्या होता है? 0 होता है। अब मैं 5 लिख दूं, नीचे में लिख दूं बच्चे। तो चलिए, तो 5th प्रॉपर्टी है आपका कि द सरफेस ऑफ any shape or size of a charge conductor is always an equipotential surface, ठीक है। तो चलिए, इतना सारा प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताया। अब ये सारे प्रॉपर्टीज को मैं बारी बारी से आपको समझाता हूं ताकि ये सारी बातें आपके दिमाग में समझ में आ जाए और दिमाग से उतर जाए दिल में। तो आइए बच्चे देखते हैं। ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट। ये तो आप समझ रहे हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। तो मैं इसे क्या करता हूं? इरेज करता हूं ताकि मैं बाकी को समझाने के लिए डायग्राम और पिक बना सकूं। तो चलो, तो दूसरा बात क्या है? देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैंने अभी अभी आपको डायग्राम दिखाया था, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसे करके मैंने बताया था। ये 50 वोल्ट को दिखा रहा है, ये 30 वोल्ट वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये 20 वोल्ट वाला। ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी इसी बात को बता रहा है। दूसरा प्रॉपर्टी समझ में आ गया आप लोग को? तो थर्ड प्रॉपर्टी है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Point be noted, the direction of electric field
इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा दिखा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं। ठीक है, तो चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने ड्रा किया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके डायरेक्शन को बताते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताते हैं। तो चलो ये बोल क्या रहा है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब मैं क्या बताऊं, आप खुद ही समझ लो। यहां से देखो ये क्या बता रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को बता रहा है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बता रहे हैं। तो देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। देख लो ये कितना डिग्री पर बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा ऑलवेज इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो चलिए सर ये भी बात समझ में आ गया। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4, और इसके पहले मैं ये चीज़ों को इरेज करता हूं ताकि डायग्राम बनाकर मैं आपको समझा सकूं। तो चलिए ठीक, तो देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोल रहा है कि द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स टू डिस्प्लेस। देखिए यहाँ पर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने बनाया, ठीक है, और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के यहाँ पर प्रत्येक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू कितना है, 20 वोल्ट है। तो मान लो एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट हमारा बी है, तो यहाँ भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 20 वोल्ट ही होगा, क्योंकि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इसका हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। तो बोला गया है कि द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स टू डिस्प्लेस ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। मतलब अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी भी चार्ज को सपोज कर लिया मैंने प्लस Q, किसी भी चार्ज को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर डिस्प्लेस किया जाता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा कोई भी वर्क डन नहीं किया जाता है। मतलब वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। मतलब अगर किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर किसी चार्ज को डिस्प्लेस कराते हैं, ले जाते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा कोई भी वर्क नहीं किया जाएगा। ऐसा कैसे होगा सर, डिस्प्लेस कर रहे हैं और डिस्प्लेस करते समय फोर्स लग रहा है सर, काफी वर्क करना पड़ेगा, और आप बोल रहे हो कि सर वर्क 0 होगा, ऐसे क्यों? पाइए देखिए, हम लोग जानते हैं कि V = W/Q होता है, और यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला हो गया V × Q। तो जब एक पॉइंट रहेगा तो हमको पोटेंशियल लेना है। जब एक पॉइंट रहता है तो V का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंट है, पॉइंट A से हम कहाँ तक जा रहे हैं, B तक। तो 2 पॉइंट रहेगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल ना लेकर पोटेंशियल डिफरेंस ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दिया। किसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो पॉइंट A और B का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए A का पोटेंशियल और B का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, VAB। मतलब बताओ तो A और B के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितने वोल्ट का हुआ, सर यहाँ भी 20 वोल्ट, यहाँ भी 20 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो गया, 0 वोल्ट का हो गया। तो 0 वोल्ट हो गया तो इसका वैल्यू हो गया 0। पोटेंशियल डिफरेंस VAB का वैल्यू 0, ये हो गया Q, W = 0। तो वर्क डन कितना आएगा, 0। दैट्स सोल्व। यानी अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे डिस्प्लेस करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन हमेशा 0 होता है। अब चलो ये जो 5वां प्रॉपर्टी है, द सरफेस ऑफ एनी शेप और साइज ऑफ ए चार्ज कंडक्टर छूट गया है यहाँ पे, ठीक है, ए चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये बात को आप लोग समझना। देखिए अगर आपके पास कोई भी क्या हो, चार्ज कंडक्टर हो, क्या हो बच्चे लोग, अगर आपके पास कोई भी चार्ज कंडक्टर हो और वो किसी शेप का हो, किसी साइज का हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमें क्या चाहिए, किसी शेप और साइज का ये कंडक्टर है, ठीक है ना। ये क्या है, कंडक्टर मैंने लिया, चलिए ये इस तरह से मैंने कंडक्टर लिया, कोई भी शेप साइज का। अब इसका ये चार्ज है,
ठीक है ना, ये क्या है, चार्ज है। तो याद रखिएगा इसका जो सरफेस होता है ना, ये जो चार्ज कंडक्टर का जो सरफेस है वो हमेशा क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। जैसे मान लो कि ये मैंने क्या किया, ये मेरे हाथ में क्या है, मार्कर है, और ये जो मार्कर है सपोज कर लो ये कंडक्टर है, सपोज करना है कंडक्टर है, तो इसके सरफेस, ये चार्ज कंडक्टर, इसको चार्ज भी दिया गया। अब बताओ इसका जो सरफेस होगा अराउंड वो सरफेस क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो चलिए अच्छे से समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, सर एक बात मेरे को समझ में नहीं आया कि सर इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं सर, वाई सर, रीजन क्या है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पूछा भी है ना, प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, डज इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होते हैं एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसमें आंसर दिख रहा है नहीं, इक्विपोटेंशियल सरफेस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो आइए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाई डू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इसका आंसर क्यों लिखिएगा, तो देख लो, मैं पहले आंसर लिखता हूं। तो देखिए, द इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट each other because when they intersect each other, then at point of intersection there will be two values of electric potential, two values of electric potential which is never possible। बात समझ में आया बच्चे लोग। देखो, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सपोज कर लीजिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू 50 वोल्ट है। कितना, 50 वोल्ट है। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इसके हर एक पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 वोल्ट है। चलिए, अब एक मैंने और लिया, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस लिया जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू कितना है, इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू कितना है बच्चा लोग, बोल दो, क्या ले ले। चलिए, मैंने क्या लिया, इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना लिया, 30 वोल्ट लिया, यहाँ पर 30 वोल्ट लिया। तो बोलिए, अब यहाँ पे बोला गया यहाँ पर 3 लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट कर गया, लेकिन मैंने अभी पढ़ाया कि ये इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं, उसी को समझाने के लिए डायग्राम मैंने बनाया। तो सुन लीजिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बाबू, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज आप देख लो, क्यों, क्योंकि अगर वे इंटरसेक्ट करेंगे, देखो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस दोनों इंटरसेक्ट किया, तो जिस पॉइंट पे वे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पर पोटेंशियल का 2 वैल्यू होगा। कैसे होगा, देखो ये पॉइंट दोनों क्या किया, दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट किए, तो ये जो पॉइंट P होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, वो क्या होगा, इस वाले सरफेस पर भी होगा और इस वाले सरफेस पे भी होगा। तो बताओ, जब ये पॉइंट P इस वाले सरफेस पे है तो इस वाले सरफेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना पोटेंशियल होना चाहिए, 30 वोल्ट, और ये पॉइंट P इस वाले सरफेस पे भी है, इसके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए पोटेंशियल, 50 वोल्ट। तो क्या एक ही पॉइंट पे 2 पोटेंशियल का वैल्यू कैसे पॉसिबल है,
नहीं पॉसिबल है ना। तो चलिए इस तरीके से हम बोलते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी बच्चों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सवाल है आप लोगों के लिए 10 करोड़ रुपए का सवाल है। हाँ, कौन बनेगा करोड़पति, नहीं हम लोग खेल रहे, चलो पढ़ाई करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले चलता हूं आप लोगों को, जो कि काफी ज्यादा VVI क्वेश्चन है। व्हाट इज रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी? व्हाट इज रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी? ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। नया क्वेश्चन अगर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी VVI क्वेश्चन है और ये प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और अभी तक शायद ये 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो चलिए आते हैं, व्हाट इज रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो बच्चे लोग याद रखिए, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी आपको समझ में तभी आएगा जब आपको पहले परमिटिविटी का ज्ञान हो, परमिटिविटी के बारे में आप जानते हो। तो सबसे पहले रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को जानने के पहले हम लोग स्टडी करेंगे कि आखिर परमिटिविटी जो है वो किसका नाम है। परमिटिविटी किस जानवर का नाम है? अरे नहीं सर, तो स्टूडेंट का नाम है सर। अरे नहीं, परमिटिविटी के बारे में जानते हैं। तो चलो देखो, व्हाट इज परमिटिविटी। तो परमिटिविटी के बारे में मैं सबसे पहले आपको डिफाइन कराता हूं। ये हो गया परमिटिविटी। सर आप तो बार बार बोल रहे हैं सीटी और लिट्टी। अरे लिट्टी खाने के बाद याद नहीं करो, चलो पढ़ाई करो। तो परमिटिविटी क्या होता है? परमिटिविटी है कि इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम which due to which it is that property of medium which opposes the force acting between two charges placed in a medium, ठीक है, परमिटिविटी। अब देखिए क्या होता है बच्चे लोग, परमिटिविटी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ परमिटिविटी। यहाँ पर कितना लिखना है? यहाँ पर लिखना है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ परमिटिविटी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ परमिटिविटी। फर्स्ट क्या परमिटिविटी का टाइप लिखना है? तो फर्स्ट है अब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब्सोल्यूट परमिटिविटी आप ऐसे भी बोल सकते हो, अब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है ना। और दूसरा क्या लिख लो? रिलेटिव परमिटिविटी बोलो या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोलो, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से समझते हैं। देखो परमिटिविटी क्या होता है? तो इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच अपोजेस द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 चार्जेज प्लेस्ड इन अ मीडियम। ये समझ में नहीं आया होगा आपको, तो चलिए समझते हैं पहले आखिर है क्या इसके पीछे का मामला। तो आ जाओ बच्चे लोग, देखो अगर 2 चार्ज एयर में प्रेजेंट हो या 2 चार्ज वैक्यूम में प्रेजेंट हो, ठीक है, तो ऐसा देखो साइंटिस्ट लोग ऐसा ऑब्जर्व किया है अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा, अपने एक्सपेरिमेंट के बदौलत कि अगर 2 चार्जेस को उनके माने मैग्नीट्यूड सेम रखना है, 2 चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रखो, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम रखना और उन दोनों को एयर में रख करके देखो, ठीक है। और उसके बाद उसको किसी दूसरे मीडियम में डाल दो, जैसे वाटर में डाल दो, है ना, केरोसिन में डाल दो, ग्लिसरीन में डाल दो, वैक्स में डाल दो। तो अगर 2 चार्ज को आप अगर एयर या वैक्यूम में रख कर देखते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसे किसी अनदर मीडियम में डालते हैं, वाटर वैक्स वगैरह में,
तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा, साइंटिस्ट ने भी ऑब्जर्व किया है और उन्होंने ये बताया अपने एक्सपेरिमेंट के बदौलत कि दोनों चार्ज के बीच जितना फोर्स एयर और वैक्यूम में लग रहा था उतना फोर्स मीडियम में नहीं लगता है। मीडियम में दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। बात समझ में? देखिए, अगर ये दो चार्जेस हैं और दो चार्जेस को हम लोग क्या आर डिस्टेंस पर रखें और ये दोनों चार्ज कहाँ है? मीडियम एयर या फिर वैक्यूम में, ठीक है? कहाँ पे? एयर या वैक्यूम में। अब दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स का जो वैल्यू होगा वो ठीक ठाक है। लेकिन अगर इन दोनों चार्ज को हम क्या करते हैं किसी दूसरे मीडियम में, सपोज कर लो क्या कर दें, ये दोनों चार्जेस को मैग्नीट्यूड को बिना चेंज किए हुए और डिस्टेंस को बिना चेंज किए हम लोग क्या कर दी? वाटर में डाल दी। क्या है इसमें? वाटर है। तो देखिएगा कि दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स का वैल्यू डिक्रीज कर गया। ठीक है? ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा एक्सपेरिमेंट बता रहा है। अब आप सोचिएगा और इस बात को नोट कीजिएगा कि सर ये एयर में था तो दोनों के बीच में फोर्स ठीक ठाक लग रहा था। अब यही दोनों चार्ज को न तो हमने इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया, ना ही मैंने इसका बीच का डिस्टेंस चेंज किया और उसको क्या कर दिया? वाटर में रख दिया, मीडियम सिर्फ बदला, तो देख रहा है कि दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स का वैल्यू डिक्रीज हो गया। तो ये फोर्स डिक्रीज कैसे हुआ? पॉइंट बनता है। तो फोर्स डिक्रीज होने का कारण क्या है? रीजन क्या है? मैंने चार्ज के मैग्नीट्यूड को बदला, नहीं बदला, डिस्टेंस बदला, नहीं बदला। तो फिर सोचने वाली बात है कि आखिर फोर्स का वैल्यू डिक्रीज क्यों हुआ? तो फोर्स के वैल्यू डिक्रीज होने का एक ही रीजन सामने आ रहा है और वो है सर आपने मीडियम चेंज किया है। सर आपने मीडियम चेंज किया है। तो यही मीडियम का ही ऐसा प्रॉपर्टी हो गया है, मीडियम ही ऐसा रीजन बना जो दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को अपोज करता है और अपोज करने से ही दोनों चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स का वैल्यू डिक्रीज हो गया है। बात समझ में आया? तो किसी भी मीडियम का, कोई भी मीडियम में अगर हम दो चार्ज को रखते हैं तो उनके बीच में लगने वाले फोर्स का वैल्यू क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग मीडियम के इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी बोलते हैं। ठीक है? अब बात रही टाइप्स का, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ परमिटिविटी? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फर्स्ट, अब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलिए, और सेकंड रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलिए। अब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी बोल सकते हैं और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी आप बोल सकते हैं। ठीक है? तो चलिए बात रही अब्सोल्यूट परमिटिविटी की। तो देखो अब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होता है ये तो आप समझ गए। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, लैंग्वेज को भी मैं ऊपर इरेज कर रहा हूँ ताकि और भी बातें मैं यहाँ पे लिख सकूँ आपके लिए। तो चलिए बात है क्या कि अब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी, इसके दो टाइप होते हैं। तो अब है कि आखिर अब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या है? तो देखिए द ओरिजिनल, क्या बोलना है? ओरिजिनल बोलिए या रियल बोलिए या फिर जो अब्सोल्यूट वैल्यू बोलिए, द ओरिजिनल और रियल परमिटिविटी of a medium is called absolute permittivity. Absolute permittivity. Absolute permittivity. ठीक है? एग्जाम्पल में मैं बता दूं, जैसे देखो कोई भी परमिटिविटी तो क्लियर हो गया, मीडियम का वैसा प्रॉपर्टी जो दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के वैल्यू को अपोज करता है, तो क्या कहलाएगा? दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड परमिटिविटी। परमिटिविटी कितने टाइप का हुआ? अब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। अब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होगा? तो कोई भी मीडियम का अपना जो ओरिजिनल परमिटिविटी होता है, जो रियल परमिटिविटी होता है, उसी को बोला जाता है अब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब बात रहा यहाँ पर समझने की, तो देखिए कोई भी मीडियम के अब्सोल्यूट परमिटिविटी को एप्सिलॉन से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एप्सिलॉन से दिखाते हैं, एप्सिलॉन भी बोल सकते हैं। ठीक है? क्या दिखाता है? एप्सिलॉन। तो कोई भी मीडियम का पॉइंट नोट करो, एप्सिलॉन क्या है? अब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। किसी भी मीडियम के अब्सोल्यूट परमिटिविटी को आप किससे डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन से। और एप्सिलॉन नोट क्या होता है? तो अब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ
फ्री स्पेस और वैक्यूम। ध्यान रहे बच्चे लोग, कोई भी मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी को, किसी भी मीडियम के एब्सोल्यूट परमिटिविटी को किसे डिनोट करना है? एप्सिलॉन से। और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम उसको किसे दिखाना है? एप्सिलॉन नोट से दिखाना है। तो ये बात रहा आपका परमिटिविटी का, एब्सोल्यूट परमिटिविटी का। अब जो मेन जो मुद्दा है हमारा, जो क्वेश्चन है कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है सर, तो आइए रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या बोलेंगे, तो मैं डिफिनेशन दे रहा हूं अब किसका? रिलेटिव परमिटिविटी का। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी, द रेशियो ऑफ absolute electrical permittivity of the ratio of absolute electric permittivity of a medium and absolute permittivity of vacuum is called relative permittivity। चलिए, it is denoted by एप्सिलॉन आर से भी डिनोट कर सकते हैं बच्चे लोग, और इसे के से भी डिनोट किया जाता है। समझ रहे हैं ना? रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है बच्चे लोग, डिफिनेशन को गौर से देखिए और खुद आप बताइए इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए। तो देखो फॉर्मूला में लिखा हुआ है कि द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होता है? एप्सिलॉन। एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम क्या होता है? तो सर एप्सिलॉन नोट होता है। और दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर होता है, उसका फॉर्मूला क्या हो गया? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर से ध्यान दो, रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया? ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। यहां से आप ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखो चलो पहले इसके बारे में जानो। तो ये हो जाएगा आपका रिलेटिव परमिटिविटी। अगर बात कहेगा ऐसा यूनिट का, तो आप बोल दीजिएगा कि इसका ये क्या है, चूंकि एक रेशियो है, सिंस इट इज ए रेशियो, सो इट हैज नो यूनिट, इसका नो यूनिट होता है एंड नो डायमेंशन, इसका न तो यूनिट होता है और न ही डायमेंशन होता है, बिकॉज इट इज रेशियो, ये रेशियो होता है। ठीक है, और भी इसके बारे में अगर बातें आप जानना चाहे तो लिख लीजिएगा कि ये जो होता है इसके बारे में कि रिलेटिव परमिटिविटी इज also called a specific permittivity, ऐसा स्पेसिफिक परमिटिविटी भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं सर? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसी को बोला जाता है। ठीक है, बात समझ में आया? तो रिलेटिव परमिटिविटी में क्या? किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और ये मतलब वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस का एब्सोल्यूट परमिटिविटी, दोनों का रेशियो जो होता है उसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो उम्मीद करते हैं ये काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा और रिलेटिव परमिटिविटी को आप ढंग से लिख सकते हैं। और भी इससे रिलेटेड बातें जो है मैं बता दे रहा हूँ आपको, ताकि इससे आने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप क्विकली सॉल्व कर सके। तो चलिए आइए, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कुछ मीडियम के बारे में, और यहाँ पे बता रहा हूँ एप्सिलॉन आर का वैल्यू। ठीक है ना, एप्सिलॉन आर का वैल्यू बता रहा। तो देखो मीडियम अगर वैक्यूम रहे तो वैक्यूम का जो रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू होता है वो होता है एग्जैक्टली 1। अगर एयर की बात करें तो एयर का कितना होता है? ये रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू 1.00059, कहीं कहीं देता है 1.00054 भी देता है। ठीक है ना बच्चे लोग? चलिए उसके बाद अगर हम बात करें किसका, किसी मान लो सपोज वाटर का,
तो वाटर का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कौन सा, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें तो वो कितना होता है, 80 होता है। ठीक है, ये जो होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। कभी कभी आपको 80.4 भी देगा, कभी कभी 81 भी देगा, तो आप कंफ्यूज मत होना, क्यों ये वैरी क्यों कर रहा है, बिकॉज ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर अलग अलग हो तो इसमें वेरिएशन आते हैं बच्चे लोग। ठीक है, तो चलिए मैं बात बता रहा हूं आपको पेपर के बारे में। तो पेपर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है सर, पेपर का रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू आपको याद रखना है 3.5। ठीक है, मेटल का, चलो मेटल का जान लो या फिर आप जान लो किसके बारे में, चलो मेटल का ही जान लो पहले। मेटल का इन्फिनिटी होता है, ये सबसे खास चीज है। ठीक है, मेटल का इन्फिनिटी होता है। वाटर वाला जो आपका है कि इसका इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी 80 होता है या 81 होता है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है ना। और एयर के लिए बाबू देखो, एयर का रिलेटिव परमिटिविटी वैल्यू का वैल्यू कितना है 1.0005, लेकिन बाबू इसको हम लोग अप्रोक्स 1 ही मारते हैं। ऑप्शन में जब भी आएगा तो 1 ही दिया हुआ रहेगा, तो आपको कौन सा ऑप्शन पे टिक आउट करना है, 1 वाला पे ही। ठीक है ना बच्चे लोग, तो चलिए अगर बात करें हम लोग किसका, बात करें हम लोग किसका, बेंजीन का करो तो बेंजीन का कीजिएगा तो ये 2.3 होता है। और किसका बात कीजिएगा, ग्लिसरीन का बात कीजिए तो ग्लिसरीन का हो जाता है 42.5 हो जाता है। तो इन सभी बातों को याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा और इसमें ढेर सारे क्वेश्चन दिए हैं जो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को करेंगे इम्प्रूव। और हर दिन मैं वीडियो लाते रहूंगा और उसमें 2-2 मार्क्स का ढेर सारे क्वेश्चन लाऊंगा। और एक वीडियो का सीरीज ऐसा भी आएगा जिसमें 5 मार्क्स वाले यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का आंसर लाए जाएंगे। तो आप लोग अपने तैयारी को एकदम परफेक्टली करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।